बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान की फौज बांग्लादेश में वापसी की तैयारी कर रही है। अब इसका यह मतलब नहीं है कि पाकिस्तान और बांग्लादेश का रीयूनिफिकेशन होने जा रहा है और पाकिस्तान की फौज बांग्लादेश वापस जाएगी, लेकिन दोनों कंट्रीज के बीच में एक बड़ा मिलिट्री कॉपरेशन होने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। पाकिस्तान चाहता है कि मुस्लिम ब्रदरहुड और कॉमन हिस्ट्री को बेस बनाकर वो दोनों मुल्क को फौजी तौर पर एक कर ले, और इस वक्त इसके चांसेस बहुत ज़्यादा इसलिए हैं क्योंकि इंडिया और बांग्लादेश के रिलेशंस आए दिन खराब होते हुए जा रहे हैं। वैसे तो पाकिस्तान और बांग्लादेश ने ऑलरेडी ट्रेड, टूरिज्म और बिजनेस में टाइज को सुधार लिया है, लेकिन ये चीजें इससे ऊपर उठकर आर्म्ड अलायंस के तौर पे बढ़ रही है। अब आखिर में ऐसा क्यों कह रहा हूं? वो इसलिए क्योंकि पाकिस्तान से जितने भी लोग बांग्लादेश के चक्कर काट रहे हैं उनमें से सिविलियन लीडरशिप से ज्यादा मिलिट्री लीडरशिप के टॉप ऑफिशियल्स हैं। अब सवाल उठता है कि आखिर क्यों पाकिस्तान और बांग्लादेश अपनी सारी दुश्मनी भुलाकर, हिस्ट्री को भुलाकर एक दूसरे की फौजी मदद कर रहे हैं, एक दूसरे को इंटेलिजेंस सपोर्ट दे रहे हैं। कैसे बीजेपी के नेताओं के बड़बोलेपन की वजह से, मुसलमानों के खिलाफ नफरत फैलाने की वजह से साउथ एशिया में इंडिया कमजोर पड़ रहा है, और इस नए डायनेमिक्स का चीन को फायदा होगा। पाकिस्तान की मिलिट्री के टॉप ऑफिशियल मिस्टर साहिर शमशाद मिर्जा 6 बड़े ऑफिसर्स की एक पूरी टीम के साथ ढाका विजिट करते हैं। अब आप में से ज्यादातर लोग इन्हें नहीं जानते होंगे, लेकिन ये पाकिस्तान की फौज के अंदर सेकंड मोस्ट पावरफुल आदमी हैं, फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के बाद। इस विजिट से पाकिस्तान ये क्लियर करना चाहता है कि वो किसी भी कीमत पर बांग्लादेश के साथ इस वक्त क्लोज मिलिट्री टाइज चाहता है। वहां पर जाकर उन्होंने मुलाकात की जनरल वकारुज्जमा से और साथ में मिस्टर मोहम्मद यूनुस से, जो इस वक्त चीफ एडवाइजर या हेड ऑफ स्टेट हैं बांग्लादेश के। कुछ अनवेरिफाइड सोर्सेस कह रहे हैं कि मिस्टर मिर्जा और उनका वो हाई लेवल मिलिट्री डेलीगेशन इंडिया और बांग्लादेश के बॉर्डर्स पर भी गया था, जो वेस्ट बंगाल के साथ लगता है। बांग्लादेश के चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के साथ जो मीटिंग हुई है मिस्टर मिर्जा की, उसमें कुछ चीज़ें डिसाइड हुई हैं, जिसमें सबसे पहली है कि दोनों कंट्रीज एक दूसरे के साथ इंटेलिजेंस शेयरिंग करेंगी। इसका मतलब एक दूसरे को खुफिया जानकारी देंगी ताकि एक दूसरे की सिक्योरिटी को इंश्योर किया जा सके। अब बात इंटेलिजेंस की है, मतलब बांग्लादेश के अंदर ISI, पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी इंटर सर्विस इंटेलिजेंस की एंट्री होगी। दूसरी चीज डिसाइड की है दोनों कंट्रीज की मिलिट्री लीडरशिप ने कि आने वाले दिनों में पाकिस्तान और बांग्लादेश जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज करेंगे। मतलब जो चीजें कुछ साल पहले कोई सोच भी नहीं सकता था कि बे ऑफ बंगाल में पाकिस्तान की नेवी आएगी और वहां पर बांग्लादेश के साथ मिलिट्री एक्सरसाइज करेगी, वो होगा। या फिर अरेबियन सी के अंदर बांग्लादेश की मिलिट्री जाकर वहां एक्सरसाइज करेगी, पाकिस्तान के अंदर जाकर बांग्लादेश की आर्मी और बांग्लादेश के अंदर जाकर पाकिस्तान की आर्मी। अब तीसरी चीज जो उन लोगों ने डिसाइड की है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। उन्होंने कहा कि बांग्लादेश और पाकिस्तान साथ में मिलकर डिसइंफॉर्मेशन के खिलाफ लड़ेंगे। इनडायरेक्टली वो इंडिया की बात कर रहे हैं कि इंडिया के अंदर जो पर्सपेक्टिव होगा उसको हम पाकिस्तान और बांग्लादेश में नहीं आने देंगे, लेकिन अगर वो साथ में मिलकर डिसइंफॉर्मेशन के खिलाफ लड़ेंगे, इसका मतलब पाकिस्तान और बांग्लादेश में आइडिया, थॉट्स और पर्सपेक्टिव बिल्कुल सेम होंगे। लोग एक तरह से सोचेंगे। इससे पहले क्या होता था कि पाकिस्तान हमारी सारी इंफॉर्मेशन ब्लॉक कर देता था, जितनी कर पाता था बॉलीवुड को छोड़ के, और दूसरी तरफ बांग्लादेश के अंदर इंडिया की एक रेपुटेशन थी कि ये कंट्री इन्वेस्टमेंट करती है, कोई आपदा आ जाती है तो मदद करती है, सॉफ्ट पावर थी इंडिया की। इंडिया में गवर्नमेंट ऐसी नहीं थी जो मुसलमानों के खिलाफ बोले, तो इसलिए बांग्लादेश को इंडिया के ऊपर पूरा यकीन था। बांग्लादेश पाकिस्तान के पर्सपेक्टिव को अपने यहाँ नहीं आने देता था, इंडिया का ही पर्सपेक्टिव बांग्लादेश में फ्लड करता था। लेकिन अब क्या होगा कि बांग्लादेश के पास पाकिस्तान का पर्सपेक्टिव होगा इस डील के बाद। ये 1 महीने पहले की रिपोर्ट है कि बांग्लादेश अपनी आर्मी को पावरफुल बनाना चाहता है, इसीलिए वो चाहता है कि उसकी एयरफोर्स इंप्रूव हो, साथ में वो कुछ ऐसे हथियार लेकर आए जो काफी ज्यादा इफेक्टिव हों बैटलफील्ड में। इसीलिए वो कोशिश कर रहा है कि वो चाइना के साथ J-10C की डील कर ले, 5th जनरेशन फाइटर जेट जो पाकिस्तान की आर्मी के पास है। साथ में वो पाकिस्तान से डायरेक्टली JF-17 थंडर का 3rd ब्लॉक खरीद ले। अब ये वो एयरक्राफ्ट है जिसको पाकिस्तान और चाइना ने साथ में मिलकर बनाया था, लेकिन फिलहाल पाकिस्तान कहता है कि वो A to Z इसका पूरा प्रोडक्शन अपने यहाँ कर लेगा, तो डायरेक्टली बांग्लादेश उसी से खरीद लेगा। साथ में जो पाकिस्तान का फतेह रॉकेट सिस्टम है उसे भी बांग्लादेश हो सकता है आने वाले दिनों में खरीद ले। इनके ऑफिशियल्स कुछ दिनों में उसे देखने जाएंगे। ये है वो मिलिट्री डेवलपमेंट्स जो इंडिया के लिए अलार्मिंग है। 1971 के बाद पाकिस्तान की तरफ से 2 फ्रंट वॉर का खतरा हमेशा के लिए खत्म हो गया था, लेकिन 1971 से ही पाकिस्तान की आर्मी बांग्लादेश के साथ कोई ऐसी डील या एग्रीमेंट करना चाहती थी जिससे दोनों फौज साथ में मिलकर रहें, ताकि वो एक कॉमन एनिमी जो बीच में पड़ता है इंडिया, उसके खिलाफ रहें।
पाकिस्तान ने ये कन्विंस कराने की कोशिश की बांग्लादेश को कि इंडिया आपकी टेरिटोरियल इंटीग्रिटी और सोवरेनिटी के लिए एक बहुत बड़ा खतरा है, ये आगे चल के आपके ऊपर कब्जा कर सकते हैं। लेकिन बांग्लादेश ने ये बात कभी नहीं सुनी। उन्होंने कहा इंडिया हमारे लिए कोई खतरा नहीं है। जो बात 40 साल तक पाकिस्तान बांग्लादेश को कन्विंस नहीं करा पाया, वो बीजेपी की बयानबाजी और हवाबाजी ने महज 7-8 साल में करके दिखा दिया। और ये तो मिलिट्री डेवलपमेंट्स हैं। दूसरे सूबों में भी पाकिस्तान और बांग्लादेश का कॉपरेशन बढ़ रहा है। इंडिया ने अपने पोर्ट्स और ट्रेड रूट्स बांग्लादेश के साथ थोड़ी सी कहासुनी में बंद कर दिए, तो पाकिस्तान ने बांग्लादेश को कराची पोर्ट ऑफर किया है कि आप अपने गुड्स पहले यहाँ पर लेकर आओ, फिर यहाँ से एक्सपोर्ट करके पूरी दुनिया में भेज दो। अगर ये चीज़ पॉसिबल होती है, क्योंकि बांग्लादेश के लिए वो रूट बहुत ज़्यादा टफ है, बहुत मुश्किल ही है कि वो उसे यूज़ करें, लेकिन अगर वो ऐसा करते हैं तो दोनों कंट्रीज़ के बीच में टाइज और भी ज़्यादा स्ट्रांग हो जाएंगे। पाकिस्तान और बांग्लादेश ने अलग होने के बाद जब ये देखा कि दोनों कंट्रीज आपस में इकोनॉमिकली काफ़ी ज़्यादा इंटीग्रेट हैं, तो एक कमीशन बनाया था, JEC, जॉइंट इकोनॉमिक कमीशन। लेकिन जब दोनों कंट्रीज के बीच में रिलेशंस खराब होते चले गए थे, तो दशकों पहले ही JEC को बंद कर दिया गया था, जिसका नुकसान पाकिस्तान और बांग्लादेश दोनों को हुआ था। लेकिन अब जब दोनों कंट्रीज के रिलेशंस फिर से ठीक हो रहे हैं, तो इन्होंने अपना JEC एक बार फिर से ऑन कर दिया। पाकिस्तान इसके बाद बड़े लेवल पर बांग्लादेश से जूट इंपोर्ट करने की तैयारी में। इससे पहले इंडिया सबसे बड़ा इंपोर्टर था जूट का। दोनों कंट्रीज में डायरेक्ट फ्लाइट्स भी अब शुरू कर दी जाएंगी। अब सिर्फ ये मैटर ऑफ टाइम है कि कब तक होगा ज़रूर, मतलब डायरेक्ट ढाका टू इस्लामाबाद की फ्लाइट। पाकिस्तान और बांग्लादेश ने डायरेक्टली ट्रेड भी शुरू कर दिया है। 1971 के बाद से ही ये ट्रेड डायरेक्ट नहीं था, लेकिन अब डायरेक्ट हो चुका है, गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट ट्रेड। आपको एक हिस्टोरिक स्पीच याद होगी मिस्टर नरेंद्र मोदी की, जिसमें वो कह रहे थे कि भाजपा की मजबूत सरकार पाकिस्तान को पूरी दुनिया में अलग थलग कर देगी, इट मींस इंटरनेशनली आइसोलेट कर देगी। लेकिन आज हालात क्या है? पाकिस्तान के अंदर एक पर्सपेक्टिव है। पाकिस्तान कहता है कि उसने 7 इंडियन जेट्स को रीसेंट इंडो पाक कॉन्फ्लिक्ट में मार गिराया था, और वो सारे रफाइल थे। ये पाकिस्तान की मिलिट्री का स्टेटमेंट था, और यही चीज़ पाकिस्तान की 25 करोड़ की आवाम बोलती है। और ये सेम चीज़ डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी स्पीच में बोली, उस एग्जैक्ट नंबर के साथ, कि 7 ब्रांड न्यू एंड ब्यूटीफुल जेट्स उस कॉन्फ्लिक्ट में गिर गए थे। पाकिस्तान के पर्सपेक्टिव को डोनाल्ड ट्रंप बोल रहा है, वही डोनाल्ड ट्रंप जिसके लिए मिस्टर नरेंद्र मोदी ने प्रोटोकॉल तोड़कर इलेक्शन कैंपेन ही कर दी थी यूनाइटेड स्टेट्स में, जिसको जब देखा तब लपक लिया। स्पेशल पर्सन विद अस। मिडिल ईस्ट में पाकिस्तान एक सिक्योरिटी गारंटी के तौर पे उभर रहा है। सऊदी के साथ डील हो गई और मिस्टर अब्दुल्ला के साथ आसिम मुनीर की ये फोटो है, और मिडिल ईस्ट में वो मुसलसल कोशिश कर रहा है कि आगे चल के ये सारे देश सऊदी और पाकिस्तान के उस एग्रीमेंट में आ जाएं कि एक देश के ऊपर हमला मतलब सारे देशों के ऊपर हमला। फिर पाकिस्तान और बांग्लादेश एक प्लेटफॉर्म पर हैं। रशिया पाकिस्तान के अंदर इन्वेस्टमेंट कर रहा है। अभी कुछ दिनों पहले एक मिलिट्री ड्रिल हुई थी इंडिया और रशिया की, उसमें भी पाकिस्तान एक ऑब्जर्वर स्टेट के तौर पे था। चाइना और पाकिस्तान के रिलेशंस जग जाहिर हैं। ये सब देख के लोग कह रहे हैं कि भाजपा की मजबूत सरकार से तो यूपीए की कमजोर सरकार ही बेहतर थी, साउथ एशिया में ये हालात तो नहीं थे। मैं आपको ये बयान इसलिए याद दिला रहा हूं क्योंकि बीजेपी और शाख से जुड़े बहुत से लोगों ने पूरी दुनिया में हिंदुस्तान की सॉफ्ट पावर की धज्जियां उड़ा दी है। ये हालात पता है क्यों बन रहे हैं? क्योंकि हिंदुस्तान में एक कमजोर और फिरका परस्त ताकत है। इन्हें दिल्ली में नहीं मुंबई में होना चाहिए, वहां जाके बॉलीवुड की फिल्मों के डायलॉग्स लिखवाओ, क्योंकि असल जिंदगी में तो जीते ही नहीं है। बेचारे बांग्लादेश के साथ पता है क्या हुआ है? जरा आप उसकी भी परेशानी समझो, वो क्यों कर रहा है ये सब, उसे क्या खतरा महसूस हो रहा है। देखो, असल में वो इंडिया से डर रहा है। अब कुछ कहेंगे सही तो है, डर रहा है, लेकिन नहीं, जो भी कंट्रीज हमसे छोटी होती हैं अगर वो हमसे डरने लगें तो वहां पर आपकी सॉफ्ट पावर की बैंड बज गई है। मिस्टर मोहम्मद यूनुस ने अभी कुछ दिनों पहले एक स्टेटमेंट दिया था, उसमें उन्होंने कहा कि स्पेशलिटी है इंडिया की मिस इन्फॉर्मेशन फैलाना। अब इसके मायने बहुत सारे लोगों ने गलत निकाले, लेकिन आप एक बार हमारे मीडिया को देखो, क्या ये बात सच नहीं है? हमारा मीडिया हर दिन बांग्लादेश, वहां की सरकार, वहां की पार्टीज, इस्लामी जमात, स्टूडेंट विंग्स, यहां तक कि आम लोगों के खिलाफ ये झूठी झूठी बातें फैलाते हैं। तो क्या उनकी बात ये बिल्कुल सही नहीं कि ये मिस इन्फॉर्मेशन फैला रहे हैं उनके खिलाफ? 60% इंडिया इस बात को मानता है कि मिस इन्फॉर्मेशन का गढ़ हमारा मीडिया और हमारा सोशल मीडिया है, क्योंकि इतना फालतू टाइम पूरी दुनिया में किसी के पास नहीं है, और जितना मिस इन्फॉर्म्ड कंटेंट यहां से पूरी दुनिया में पहुंचता है उतना कहीं से नहीं पहुंचता। इंडियन मुस्लिम्स को तो मिस इन्फॉर्मेशन के बारे में सबसे सही से पता है, क्योंकि आए दिन हमारा मीडिया मुसलमानों के खिलाफ कुछ ना कुछ उल्टा सीधा बयान कर रहा होता है। ये एक पिक्चर है जो शमशाद मिर्जा को मिस्टर मोहम्मद यूनुस ने दी है।
हमारा मीडिया कह रहा है कि इसमें नॉर्थ ईस्ट इंक्लूडेड है, यानी कि इस मैप में ग्रेटर बांग्लादेश का एक कॉन्सेप्ट है जिसमें बांग्लादेश को और बड़ा करके दिखाया जाता है, जिसमें पार्ट्स ऑफ बिहार, वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, अभी का बांग्लादेश, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स और अराकान जो म्यांमार में है, ये पूरा ग्रेटर बांग्लादेश। लेकिन ये मैप क्या ग्रेटर बांग्लादेश जैसा आपको लग रहा है? ये कल्चरल पिक्चर है जो मिस्टर शमशाद मिर्जा को मिस्टर मोहम्मद यूनुस ने दी है। ये शो कर रहा है बंगाल के कल्चर को, लेकिन हमारा मीडिया ये क्लेम कर रहा है कि इसमें नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स इंक्लूडेड हैं, यानी कि नॉर्थ ईस्ट को मिला दिया गया है। अब मुझे एक बात समझनी है कि अगर हम बांग्लादेश के साथ नॉर्थ ईस्ट को इंक्लूड करेंगे तो क्या ऐसा नक्शा बनेगा जो आपको इस पिक्चर में दिख रहा है? नहीं, मैं आपसे ज्यादा ज्योग्राफी जानता हूं, मुझे तो ऐसा कुछ नहीं लग रहा। एक बार जरा समझाओ कि तुम क्या कहना चाह रहे हो, क्योंकि एक बंगाली कल्चरल मैप लग रहा है, कोई पॉलिटिकली मोटिवेटेड मैप नहीं जिसके जरिए सामने वाली कंट्री की टेरिटोरियल इंटीग्रिटी और सोवरेनिटी के खिलाफ कुछ बोला जा रहा हो। क्योंकि अगर ऐसा होता तो हमारी फॉरेन मिनिस्ट्री उसका जवाब देती। फॉरेन मिनिस्ट्री ने उसका जवाब इसलिए नहीं दिया क्योंकि उसकी जरूरत नहीं थी। दुनिया भर के ज्यादातर देश अपने कल्चर, अपनी हिस्ट्री और अपने एम्पायर्स पर फख्र महसूस करते हैं, और बंगाली एक बड़ा प्राउड एथनिक ग्रुप है। ये लोग कभी किसी के आगे नहीं झुकते। अंग्रेज आए, ये उनके खिलाफ खड़े हो गए। फिर आज़ादी के बाद जब इनके ऊपर ऑपरेशन हुआ, ये उस ऑपरेशन के खिलाफ खड़े हुए। उसके बाद जब डिक्टेटरशिप आई, ये उस डिक्टेटरशिप के खिलाफ खड़े हो गए। बंगालीज को आप दबा नहीं सकते। हो सकता है कुछ टाइम लग जाए, लेकिन ये आपको पुशबैक जरूर करेंगे। लेकिन हमारी मीडिया को तो इज्जत बेइज्जती समझ में नहीं आती। उनको लग रहा है कि ये कोई प्रोपेगेंडा है, तो इन्हें दूसरी तरह से समझाते हैं। हमारे अपने पार्लियामेंट में सम्राट अशोक का मौर्यन एम्पायर लगा हुआ है। अब उसमें आज का हिंदुस्तान, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, ईरान का बलूचिस्तान और फिर दक्कन में आधा केरल और तमिलनाडु नहीं है। तो हम क्या कहना चाह रहे हैं उस मैप को दिखाकर पार्लियामेंट में, कि हम दक्कन की इन दोनों जगहों को छोड़कर बाकी पूरे साउथ एशिया पर कब्जा कर लेंगे, सबके खिलाफ जंग छेड़ देंगे, या हमारा कोई बड़ा ग्रेटर प्लान है? ऐसा कुछ नहीं है। इंडिया उसको लेकर कोई पॉलिटिकल क्लेम नहीं करता। बांग्लादेश हमारी टेरिटोरियल इंटीग्रिटी की रिस्पेक्ट करता है, हम बांग्लादेश की टेरिटोरियल इंटीग्रिटी की रिस्पेक्ट करते हैं। बांग्लादेश हमारी बॉर्डर लाइंस के आगे नहीं आ सकता, हम उसकी बॉर्डर लाइंस के आगे नहीं जा सकते। दैट्स इट। जब भी हम कोई बात बोलते हैं तो उस बात में वजन होना चाहिए, उस बात में क्लियरिटी होनी चाहिए, और कोई भी डबल स्टैंडर्ड नहीं दिखना चाहिए। जो डबल स्टैंडर्ड हिंदुस्तान में बीजेपी के सपोर्टर्स से दिखता है। ये सेम लोग जो ग्रेटर बांग्लादेश की मुखालफत कर रहे हैं, जो होनी चाहिए। बांग्लादेश के अंदर एक बार एक स्टूडेंट विंग के लीडर ने अपने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर दिया था ग्रेटर बांग्लादेश, वो नॉर्थ ईस्ट और ये सारा इलाका मिलाकर, तो उस बात की हिंदुस्तान में काफ़ी मुखालफत हो रही थी। लेकिन यही सेम लोग जब हिंदुस्तान के अंदर बीजेपी के लीडर्स अखंड भारत की बात करते हैं तो ये खुश हो जाते हैं सारे के सारे कि बांग्लादेश के ऊपर कब्जा कर लेंगे। क्या ये डबल स्टैंडर्ड नहीं है? बांग्लादेश में बात बोली किसने थी? स्टूडेंट विंग के एक लीडर ने, जिन्हें बांग्लादेश में गिने चुने लोग जानते हैं। लेकिन हिंदुस्तान में अखंड भारत की बात कौन करता है? बीजेपी के लीडर्स, बीजेपी के पॉलिटिशियंस। एक बार तो बीजेपी के जनरल सेक्रेटरी ने बोली थी, हर 4-5 महीने में आरएसएस के चीफ आपको अखंड भारत याद दिलवा देते हैं। आप एक बार सोचो कि अगर जमात इस्लामी के चीफ ने बांग्लादेश के अंदर एक बार बोल दिया कि उन्हें ग्रेटर बांग्लादेश चाहिए, तो हमारी मीडिया का क्या रिएक्शन होगा? लेकिन यही सेम रिएक्शन हमारी मीडिया का उन क्लेम्स पर नहीं होगा जो पड़ोसी देश की टेरिटोरियल इंटीग्रिटी को तार तार करने की कोशिश करते हैं। और जब वहां ऐसी बातें होंगी तब ये टाई पहन लेंगे और बोलेंगे कि देखो हमारी टेरिटोरियल इंटीग्रिटी के खिलाफ बोल रहा है, हमारी सोवरेनिटी के खिलाफ जा रहा है, और तुम क्या कर रहे थे? यहां चाहिए एक्सट्रीमिस्ट सेटअप, यहां चाहिए एक्सट्रीमिस्ट प्लान, वहां चाहिए लिबरल सेटअप, वहां चाहिए लिबरल गवर्नमेंट। क्या चाहते हो तुम लोग? चलो ये तो मीडिया हो गया, सोशल मीडिया हो गया, कुछ बड़बोले भाजपा के नेता हो गए। आप सोचेंगे कि इससे बांग्लादेश को डरने की क्या जरूरत है, और इससे उसकी सियासत और फॉरेन पॉलिसी कैसे बदल रही है? वो इसलिए क्योंकि हमारी गवर्नमेंट में बैठे नुमाइंदे भी वही कर रहे हैं। एक मिनिस्टर है हमारे, उन्होंने बयान दिया कि हिंदुस्तान में मुसलमानों की आबादी 25% के दर से बढ़ी है 1947 से 2025 तक, और हिंदुओं की आबादी महज 4% के दर से बढ़ी है 1947 से लेकर 2025 तक। अब ये डेटा उन्हें कहां से मिला मुझे नहीं मालूम, क्योंकि मैंने भी बहुत ढूंढा और मुझे ये डेटा नहीं मिला। वो ये बात सिर्फ हिंदुस्तान में जो हमारे इलेक्शंस हो रहे हैं उनको इन्फ्लुएंस करने के लिए कह रहे हैं। अब ऐसा क्यों? क्योंकि पहला सवाल तो यही उठता है, होम मिनिस्ट्री आपके पास, बॉर्डर्स आपके हाथ में, सिक्योरिटी आपके पास, सारी ताकतें आपके पास, क्या आप इन लोगों की लिस्ट बनाकर इनको बांग्लादेश वापस छोड़कर नहीं आ सकते? अब क्या हिंदुस्तान का मुसलमान दिल्ली, मुंबई और हैदराबाद से निकलकर इन लोगों को आइडेंटिफाई करके बांग्लादेश तक छोड़कर आएगा? ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और बांग्लादेश इस बात को नहीं समझ रहा कि इनका बांग्लादेश से कोई लेना देना नहीं है, इंडिया के मुस्लिम्स को टारगेट कर रहे हैं। देखो, ये आपकी तरफ मुंह करके हमें टारगेट कर रहे हैं
और अपने पीछे खड़े लोगों को ये समझा रहे हैं कि देखो हमने इन्हें टारगेट कर दिया, अब हमें वोट दे दो। ये हमारे यहाँ की टेक्निकल लैंग्वेज है, आपको अभी समझ में नहीं आएगी। और ये बात इन लोगों ने साबित की है। 2019 में जब CAA और NRC अपने पीक पर था, उस वक्त बांग्लादेश ने बोला अच्छा अगर हमारे सिटीजन आपकी कंट्री में रहते हैं तो उन सबके लिस्ट बनाओ, हम अपने एक एक सिटीजन को लेने को तैयार हैं। मिस्टर AK अब्दुल मोमिन उस वक्त फॉरेन मिनिस्टर थे बांग्लादेश के, मतलब बांग्लादेश के अंदर शेख हसीना की गवर्नमेंट थी जो कि प्रो इंडिया थी। तब तो आप सॉल्व कर लेते, लेकिन उनसे ये कह दिया कि नहीं हमारा इंटरनल मैटर है। अगर ये आपका इंटरनल मैटर है इसका मतलब बाहर से कोई आया ही नहीं है, भेज ही नहीं सकते, लिस्ट नहीं दे सकते, तो हिंदुस्तान में नौटंकी क्यों? बांग्लादेश में हुकूमत पलटी, सिविल रेवोल्यूशन से, स्टूडेंट मूवमेंट से, हमारा मीडिया उसे डाइजेस्ट ही नहीं कर पा रहा है। इस्लामी छात्र शिविर जहांगीरनगर यूनिवर्सिटी के अगर इलेक्शंस जीत जाता है तो उसमें हमारी मीडिया को दिक्कत है, और इसी सेम मीडिया को ABVP के जीतने पर खुशी होती है जब वो हमारी यूनिवर्सिटीज़ में जीतती हैं। ये नॉर्थ ईस्ट के रूट्स बंद कर रहे हैं, गुड्स को रोक रहे हैं, उससे ट्रेड खराब हो रहा है और आगे चलकर इसका बहुत बुरा इम्पैक्ट पड़ेगा। इंडिया एक जाइंट और बड़ी कंट्री है। इंडिया छोटे मोटे बदलाव से इन्फ्लुएंस होकर अपने तौर तरीके नहीं बदलेगा, अगर बदलेगा तो उससे इन्वर्स इफेक्ट पड़ेगा। ये स्टेप्स क्या सोच के लिए गए, उससे गिल्ट होगा, फिर वो आपसे दोस्ती कर लेगा, या फिर उसकी जगह ये होगा कि चाइना और पाकिस्तान उसके साथ मिलकर एक नया अलायंस बना लेंगे और हमारा गैप फिल कर देंगे, जो हो रहा है। सार्क, साउथ एशियन एसोसिएशन ऑफ रीजनल कॉपरेशन, फिलहाल ये पूरी तरह तबाह हो चुका है, हम इसको नहीं बचा पाए। इंडिया इस पूरे ग्रुप का सबसे बड़ा देश था, सबसे ताकतवर देश था और इजीली इन सारी कंट्रीज को लीड कर सकता था, क्योंकि कोई भी इंडिया के मुकाबले का फिर साउथ एशिया में नहीं बचता। लेकिन फिर अब क्या हो रहा है कि चाइना एक साउथ एशियन अलायंस लेकर आ रहा है, हमारे सारे पड़ोसियों के साथ अच्छे रिश्ते बनाकर साउथ एशिया को इकोनॉमिकली वो लीड करने की कोशिश कर रहा है जो साउथ एशियन है ही नहीं, क्योंकि साउथ एशिया के सबसे ताकतवर देश में एक बहुत कमजोर सरकार है जो बहुत जल्दी झुंझुनाहट का शिकार हो जाती है, जो किसी छोटी मोटी बात से इन्फ्लुएंस हो जाती है। इसीलिए ये चीज़ें इंडिया को फेस करनी पड़ रही है। लेकिन जब भी ऐसी कोई बात आएगी ये आपको कहेंगे कि नहीं अभी तो बाहर का मौसम चल रहा है। बहरहाल हमारा जो न्यूज़ एप्लीकेशन है, जिसके लिए मैंने आपसे कहा था कि आप लोगों के पास ईमेल आएगा, वो ईमेल हमने आपके पास सेंड कर दिया। एक बार आप अपने ईमेल्स चेक कर लेना। हमने 25 लोगों को सिलेक्ट कर लिया था, वो 25 लोग ऐप को डाउनलोड करें और उन्हें उसे 14 दिन चलाना है। एक बार ये भी चेक कर लेना कहीं ईमेल स्पैम फोल्डर में तो नहीं चला गया। इस वीडियो में बस इतना था। वीडियोस को शेयर करें। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस।